दोस्तों नमस्कार। बेबाक लाइव के इस साप्ताहिक प्रोग्राम में रविवार को आपका स्वागत और आपको प्रणाम। नमस्कार। प्रत्येक रविवार को हम आपके साथ आप लोग जुड़ते जाइए। बहुत अच्छा। अभिनव कोचगवे जुड़े हैं, प्रियंका जुड़ी हैं, जुड़ते चलिए। आज प्रत्येक रविवार को हम आपके साथ 6 बजे शाम में उपस्थित होते हैं। पिछले 2 कार्यक्रमों में मैंने किसी कारणवश 8 बजे रात को ये प्रोग्राम किया था, मगर इसका ये प्रोग्राम 6 बजे ही मैं करना चाहता हूँ और करता हूँ। आप लोग को इसका इंतजार रहता है और हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ ऐसी खबरों की जानकारी आपको होती है, मगर उसके अंदर का विश्लेषण मैं जरूर करता हूँ और बताता हूँ कि इसमें कुछ नयापन है या नहीं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की शहादत दिवस है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस है। आज ही के दिन हमारे बापू को नाथूराम गोडसे ने अपने गोली का शिकार बनाया था और बापू का अंतिम शब्द था हे राम। हम आज बापू को श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें नमन करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की लोग कोशिश करते हैं, चल नहीं पाते। हर एक लोग महान व्यक्तित्व के वहाँ व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, मगर उनके रास्ते पर चलते नहीं। उन्होंने कहा था, आगे मैं बताऊंगा इसके बाद क्या। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं। आपके पास जो संसाधन है वो आपकी इच्छाओं को पूरी करती है, मगर लालच के लिए नहीं। चंदन जुड़े, सानू जुड़े, सब जुड़ते चले नहीं। 60 महात्मा गांधी ने 60 बिंदुओं पर चर्चा की थी। पहला, सिद्धांतों के बिना राजनीति नहीं, परिश्रम के बिना धर्म नहीं, विवेक के बिना सुख नहीं, चरित्र के बिना ज्ञान नहीं, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विद्वान और त्याग के बिना पूजा। ये महात्मा गांधी ने ये 7। आपको लगता है कि आज के परिवेश में ये 7 शब्द, 7 बिंदु गौण हो चुके हैं, जिसे महात्मा गांधी ने कहा था और बताया था। चलिए आज उन्हें फिर एक बार श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज कुसुमलता दास भी जुड़ी है, नमस्कार। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे में 3 ऐसे विषय हैं। पहला, बिहार में, आज बिहार पर करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो हो ही रहा है, आप टीवी में रोज देख ही रहे हैं किस तरह से सेंसेक्स ऊपर नीचे टीवी वाले कर रहे हैं, मगर मुझे अभी बिहार पे कुछ बिंदुओं पर बात करनी है। बिहार में जो राजनीति गर्म है, हर दल में लगभग तनाव और विवाद, चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो। जदयू अब स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जो बातें उठ रही है वो है, उस पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। दूसरी है
विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए में टकराव, वही महागठबंधन बिना कांग्रेस को चलने को तैयार, क्या होगा मांझी, सहनी और चिराग का। और शिक्षक जो हमारे जो पाठशाला के लिए माने जाते हैं, अब वो मधुशाला में खोज करेंगे कि कौन शराबी है, किसने शराब पी रखी है। इस पर एक चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले बिहार की राजनीति। आप अगर पूरे परिदृश्य को देखें तो आपको लगेगा कि हर दल के लोग, यानी जिसे कहते हैं कि अपनी गद्दी और अपना पद पाने के लिए, अपने पार्टी को ये करने के लिए किसी हद पे जा रहे हैं। आपने हाल में छात्र आंदोलन देखा, किस तरह छात्र आंदोलन शुरू हुआ और किस तरह उसमें राजनेताओं का एंटर हुआ। कोई राजनेता नहीं आए, किसी के पास समय नहीं था, कुछ था। मगर अभी जो मुद्दा है, दो मुद्दा, जनता दल यूनाइटेड में जो चल रहा है उस पर मैं चर्चा करूंगा। जनता दल के दो महत्वपूर्ण स्तंभों के बीच कुछ तनाव दिखता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी ने लोगों को इस पे सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। दोनों बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोनों हाथ हैं, हाथ माने जाते हैं। बिना दोनों हाथ के ताली नहीं बजती है। उसी तरह दो स्तंभ जो हैं उनके दो हाथ हैं। जी हां, तनाव वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुंगेर के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह तथा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान में इस्पात केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के बीच स्पष्ट दिखने लगा है। अब यह मामला सार्वजनिक होता भी जा रहा है, क्योंकि बयानबाजी जो है वो अखबारों में, सोशल मीडिया में धड़ल्ले से दिखाया जाने लगा है। मामला उलझ गया था स्टार उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा ने, इन्हें उम्मीद थी कि उनका गठबंधन, जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन, ये आप लोग जानते हैं, ये कहानी में एक बार दोहरा देता हूं, उनका गठबंधन भाजपा से होगा, इसके लिए अधिकृत किया गया था आरसीपी सिंह को, और ताकि ये बात हो जाए कि कितने सीट पर हम लड़ेंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा नहीं होने के बाद आप लोगों ने देखा ही होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जो बयान दिया था, उनका साफ ठिकरा फोड़ा था उन्होंने आरसीपी सिंह के माथे, और उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों को सही सूचना नहीं मिल पाई, नहीं तो हम लोग और भी मजबूती से चुनाव लड़ते, और वहीं से शुरू होता टकराव। वहां से शुरू नहीं होता, ये टकराव सेकेंड लेवल का है। टकराव शुरू हुआ था इन लोगों के बीच जब आरसीपी केंद्र में एकाएक मंत्री हो गए थे। उस समय भी ललन सिंह ने नाराजगी जाहिर की थी, ये आगे बताऊंगा, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। ललन सिंह मंत्री परिषद जाते और चाह रहे थे, ललन सिंह भी चाह रहे थे कि मंत्री परिषद में जाए, मगर एक ही सीट अलॉट हुआ और जिसमें आरसीपी कैबिनेट मिनिस्टर बन गए ललन सिंह, और वहीं से दोनों के बीच पैचअप नहीं हुआ और मामला आगे बढ़ते गया। और बाद में इसको पैचअप करने के लिए, बैलेंस करने के लिए
राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ललन सिंह को काबिज कराया गया। और आप लोगों ने देखा होगा कि आरसीपी ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा था और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये चर्चा उस समय थी कि बिना अपने नीतीश कुमार के कंसेंट के क्या आरसीपी मंत्री बन सकते थे। ये सारी बातें हुई और उस समय ललन सिंह नाराज भी हुए थे और दुखी भी हुए थे और मनमुटाव वहीं से शुरू हुआ दोनों के बीच। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप रहना ही उचित समझा। लोगों ने माना कि नीतीश कुमार की मौन सहमति थी क्या। उन्होंने आरसीपी से ना तो कोई एक्सप्लेनेशन पूछा और न ही कोई बयान दिया। बाद में जब डैमेज कंट्रोल हुआ तब ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उसी समय से हुआ है जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो वो उपेंद्र कुशवाहा के घर गए थे। उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को भी आरसीपी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो किसी पार्टी की मीटिंग में उन्हें नहीं बुलाया जाता था, महत्वपूर्ण मीटिंगों में नहीं बुलाया जाता था और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे कुशवाहा। तो ये समा बनते बनते दोनों, ललन सिंह तो पार्टी के संस्थापक रहे, ललन सिंह पार्टी के संस्थापक रहे और शुरू से लेकर आज तक वो नीतीश कुमार के साथ, उनके हर मुहिम में साथ और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। बीच में थोड़ा कभी वो उनका मनमुटाव हुआ, बिना पार्टी छोड़े उन्होंने कुछ बयान दिया मगर फिर वो उसी हिसाब से नीतीश कुमार के साथ रहे। जब वो चुनाव हार गए एमएलसी बनाया नीतीश कुमार ने और उनको फिर मंत्री, जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार में रहे। मुंगेर के चुनाव में जीतने से पहले, संसदीय ये 19 का चुनाव जीतने से पहले वो मंत्री थे। मगर अगर माना जाए तो ललन सिंह नीतीश कुमार के सबसे पुराने साथियों में एक हैं। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस थे, दिग्विजय सिंह से, शरद यादव थे, इस तमाम लोगों की एक टोली थी जिसमें ललन सिंह भी थे। ललन सिंह, नीतीश कुमार, उस समय शिवानंद तिवारी भी उन लोगों के साथ थे। तो कहीं न कहीं से ये ललन सिंह का ये पुराना और इस पार्टी को आगे लाने का उनका श्रेय हो। सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के अधिकारी थे और मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नालंदा। आरसीपी जो है, जिनको आरसीपी से लोग कहते हैं, आरसीपी सिंह को ज्यादा तो लोग आरसीपी कह के ही पुकारते हैं। नीतीश कुमार से कराया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के अधिकारी थे और मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नालंदा ही से आते थे। उनके पीएस हुआ करते थे। एक बार पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने उनका परिचय नीतीश कुमार से कराया था। नीतीश कुमार के साथ वो जुड़ गए जब वो रेल मंत्री थे। उस समय बेनी प्रसाद वर्मा संचार मंत्री थे और आरसीपी पार्टी उनके पीएस हुआ करते थे बेनी प्रसाद वर्मा के। वह नीतीश कुमार के साथ तब 1997 में नीतीश कुमार के साथ वो जुड़ गए और वो आज तक 97 से लेके आज तक। और ललन सिंह पार्टी के शुरुआती दौर से, जब से लालू से लोग अलग हुए, लालू प्रसाद से अलग हुए, तब से लेकर समता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लेके ललन सिंह उनके साथ है। तो अगर लेंथ माना जाए तो ललन सिंह काफी पुराने दिनों से, काफी पुराने समय से नीतीश कुमार के साथ है, पार्टी के फाउंडर में। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो आरसीपी उनके पीएस थे। वो 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार के प्रधान सचिव रहे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। 2010 में उन्होंने वीआरएस ले लिया और
जनता दल यू में सक्रिय सदस्य बने, तब वो पॉलिटिक्स में आ गया 2010 में। उसके उसी साल जुलाई 10 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया और उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ जो आज तक जारी पार्टी में हुआ। वही ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से, ये तो आपको मैंने बता दी, सूची जारी की गई। दोनों के बीच उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर तानातानी। अब देखिए अब क्या हुआ, जब ये जो कंफ्यूजन अब पार्टी में हुआ वो ये हुआ कि जब स्टार प्रचारक की सूची जारी की गई दोनों के तरफ से, उसमें आरसीपी को शामिल नहीं किया गया और ईमानदारी से कहीं न कहीं से इस बात हुआ, ईमानदारी से बीजेपी ने नहीं कि संकेत उभरने लगे कि अब काउंटर होगा दोनों के तरफ से आरसीपी। और ललन सिंह ने जो कहा था पहले कि ईमानदारी से अप्रोच नहीं हुआ, ईमानदारी से बीजेपी ने नहीं सोचा, तो ये सारा बॉल उनके माथे पर गिर रहा था 2020 में आरसीपी के। मगर जब आरसीपी ने कल कहा, इशारों में ललन सिंह पर जवाबी हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि लोग मनोरंजन करते हैं, उन्हें करने दीजिए। संकल्प लिया है बिहार की जनता 2020 में और वो बखूबी से 2025 तक उन्हें काम करने का अवसर हम लोग को दिया है जनता ने। साथ ही एनडीए ने बिहार में काम करने का संकल्प लिया है। नीतीश कुमार को एनडीए ने काम करने के लिए बैठाया है और वो बखूबी काम कर रहे हैं। मुझे जो भी काम दिया गया है उस समय ईमानदारी से करता हूँ। स्टार प्रचारक में उनका नाम नहीं, उस पर ललन सिंह को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो शुभचिंतक होते हैं उनको क्या लगेगा। और भी बात कहा कि जिन्हें भजन कीर्तन और कव्वाली करना है वो करते रहे। स्टार प्रचारक में उनका नाम नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि जिनका नाम स्टार प्रचारक में है उन्हें कितने लोग जानते हैं। जो अभी जारी हुआ उस पर कहा कि लोग कितने लोग जानते हैं, क्या सब लोग सक्षम है, यह सब चलता रहेगा, जीवन लंबा है, धैर्य रखें, इस तरह की बातें करके। और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद ने प्रेस वक्तव्य जारी करके कहा कि आरसीपी चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि चौथे चरण और पांचवें चरण में जो बिहार जो 51 सीट है उनका समय आता है, तो उसमें वो प्रचार करेंगे और स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी होगी। अब देखिए तनाव है, ये बयान, ये तनाव, और सीएम वर्चुअल करेंगे, ये बयान कहीं न कहीं से दोनों स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तानातनी का संकेत दिखता है। अब आगे क्या होगा तो इससे लगता है कि तनाव है, तनाव के ये तनाव उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। तो आपको लगा कि इस पार्टी में दोनों मुख्यमंत्री के लिए विशेष है, तो अब आगे क्या होगा। तो इस तरह से जो तनाव की स्थिति हुई है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, तो आपको लगा कि इस पार्टी में दो लोगों के बीच के साथ 2010 तक उनके सारे कार्यों को उन्होंने किया है और कुछ। अब आगे क्या होता है ये नहीं कह सकते। दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों जनता दल के महत्वपूर्ण हैं। एक जनता दल के फाउंडर हैं और एक लगातार नीतीश कुमार के साथ 2010 तक उनके सारे कार्यों को उन्होंने किया है और बाद में वो राजनीति में आए, राज्यसभा गए हैं। फिर अगर उनका राज्यसभा का टर्म पूरा होगा, कुछ ही दिन है, तो अब आगे देखिए क्या होगा। उसी तरह अन्य दलों की बात मैं करूंगा, तो ये विधान परिषद के चुनाव का जो मुद्दा आया उससे लेके तो एनडीए में ये उभर गया मामला। दल के हैं लोग, जिसमें जनता दल यूनाइटेड है, क्या उभर गया है जब ये चार पार्टियों का एनडीए 24 सीटों का मामला हुआ, तो एनडीए में जो घटक दल के हैं लोग, और 11 सीटों जनता दल यूनाइटेड है, भाजपा है, हम हैं, वीआईपी है, ये चार पार्टियों का एनडीए 24 सीटों में उनके जो घटक दल थे, पहले 13 सीट हम के मांझी भाजपा ने लिया, जीतन राम मांझी की पार्टी, और 11 सीट उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को दिया। और इधर थी रामविलास पशुपति पारस की पार्टी,
मगर उनके जो घटक दल थे, जैसे मांझी, हम के मांझी, मंत्री पद का जीतन राम मांझी की पार्टी और वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी, और इधर थी रामविलास पशुपति पारस की पार्टी, जिसे कल रामविलास के मरने के बाद जब पार्टी में फूट हुई तो उन्हें मंत्री पद का ये दिया, और चिराग पासवान लगातार भूपेंद्र यादव उनका विरोध करते रहे। मुख्यमंत्री अब ये हुआ कल, और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बता दिया कि हमें जो भाजपा के बिहार प्रभारी 13 सीट मिला, भूपेंद्र यादव आए, मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की हम पशुपति और पारस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अब उन्होंने और उसमें बता दिया कि हमें जो जिससे चिराग पासवान 13 सीट मिला, हमने जो लिया उसमें एक सीट नमन करते बहुत हम पशुपति पारस की पार्टी को देंगे। अब उन्होंने पशुपति पारस को अपने कोटे से दिया, जिससे चिराग पासवान उसमें न मांझी को मिला, दुखी होंगे। भाजपा का बहुत नमन करते, बहुत गुणगान करते हैं, हनुमान थे। अब भाजपा ने ही उनके चाचा को एक टिकट दिया, और इधर से 11 सीट जो है उसमें न मांझी को मिला न मुकेश सहनी को मिला, ये जानते हुए कि मुकेश सहनी और एक सीट से 3 शिकार किया जीतन राम मांझी के बीच अगर दोनों हटते हैं तो सरकार संकट में आती है, मगर इसकी बिना परवाह किए नहीं करेंगे, वो उनकी बात है। लोगों ने एक सीट से 3 शिकार किया, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और चिराग पासवान। वैसे चिराग पासवान ने कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, अब क्या करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी बात है। और उसी बीच मुकेश सहनी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा के कहा कि मैं 24 सीट पर चुनाव लड़ूंगा, मैं ये बहुत ये थी। अब क्या इसको मुझे लगता है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलके ये मान लिया है कि इनके जाने से या मैनेज कर चुके हैं, या हो सकता है कि उनकी पार्टी के विधायकों ने इनको सपोर्ट देने की बात की है या जो हो, तो इसलिए उन्होंने विधायकों ने इनको दोनों को बाहर किया। आगे आने वाले दिनों में अगर विधायकों ने इनको तो क्या इनके विधायक इनके साथ सपोर्ट देने की बात की है या जो हो, तो इसलिए उन्होंने नहीं रहेंगे। यहाँ उन्होंने तो चीज हो सकता है। और इधर आरजेडी दोनों को बाहर किया। आगे आने वाले दिनों में अगर इनका विद्रोह होता है तो क्या इनके विधायक इनके साथ रहेंगे? एक माहौल है विधान परिषद के चुनाव में, नहीं रहेंगे, यहाँ रहेंगे, ये दो चीज हो सकता है। और इधर आरजेडी ने कांग्रेस को आउट करने की बात कही है और कांग्रेस को टिकट नहीं मिलेगा। ये सारी बातें चल रही है, पूरा एक माहौल है विधान परिषद के चुनाव में। कांग्रेस के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन का मामला है, ये लालू प्रसाद जी उसको तय करेंगे। अब आगे देखिए, ये सारा की जो सीट है भाजपा की जो पशुपति पारस की सीट मिली है वो मिली है रोहतास, औरंगाबाद, सारण, सीवान, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, गोपालगंज, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली। और वैशाली की जो सीट है वो मिली है पशुपति पारस के जनता दल यूनाइटेड ने एक भी सीट राष्ट्रीय लोजपा। हालांकि अब महागठबंधन में और इधर जदयू में पटना, भोजपुर, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुंगेर, नवादा और मधुबनी, ये सीधे जनता दल यूनाइटेड ने एक भी सीट अपने को नहीं दिया। हालांकि अब महागठबंधन में देखना है कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को कितनी बड़ी वो घूम रहा है, कितना बड़ा रिलीफ देते हैं या देते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये मिल के पूरे बिहार का जो परिदृश्य है वो अभी पॉलिटिकल यानी चारों तरफ से पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिकल दिख रही। अब आगे
घूम रहा है एक दूसरे के प्रसाद तरफ। यादव कभी जैसे अभी लालू प्रसाद भाजपा का यादव बयान, कभी इधर, कभी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, कभी आरजेडी की तरफ से, यानी चारों तरफ से अभी बिखराव की स्थिति पॉलिटिकल दिख रही है। हम आगे देखते जाइए। और लालू प्रसाद यादव अभी जैसे महागठबंधन में अभी लालू प्रसाद यादव भाषण भी हो रहा है के पक्ष में या विपक्ष में पशुपालन घोटाले के सबसे बड़े मामले का फैसला 15 फरवरी को होने वाला। मुझे लगता है कि तब तक आजकल थोड़ा माइल्ड भाषण भी हो रहा है। तेजस्वी यादव अभी दिल्ली आए हैं, लोगों ने कहा कि वो शादी के बाद बाहर गए थे, बाहर से लौटे हैं, मगर अभी कोई बहुत कड़ा बयान छात्रों को लेकर भी बहुत वैसा बयान नहीं दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं होगा और लोगों को सम्मान किया है कोर्ट में। थोड़ी लालू प्रसाद यादव को परेशानी दिख रही होगी, क्योंकि 139.35 करोड़ की हुई थी अवैध निकासी। इसका जो फैसला है वो 15 फरवरी को होगा और लोगों को सम्मान किया है कोर्ट में। तो ये सारी बातों को लेकर थोड़ा आरजेडी भी माइल्ड है और 2-3 दिनों के अंदर लेफ्ट पार्टी के साथ, और हालांकि सुनते हैं 2 सीट छोड़ के उन्होंने सारे बिहार में उम्मीदवारों की सूची जारी की है, ये अभी तक मुझे पता नहीं। और हमें नहीं तो ये रही बात पॉलिटिकल ये की। और दूसरा सबसे मजेदार है शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार में ये चर्चा का विषय है पूरे बिहार में। 1 पॉइंट और हमें नहीं लगता है कि पूरे बिहार में अगर ये खबर दिल्ली में गई होगी या खबर और जगहों पर गई होगी तो वहां भी चर्चा क्या है बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए। इसे सफल बनाने के लिए यानी शराबबंदी पर सरकार 1 पॉइंट प्रोग्राम है, इसे सफल करना है। कुछ जहरीली अभी बक्सर में कभी हुआ, कभी नालंदा में हुआ, जो जहरीली शराब से लोग मरते गए, मगर इसे सफल बनाने के लिए सरकार ने कमर कसा है। मद्य निषेध विभाग को एक के बाद एक फैसले ले रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया कि अब सरकारी स्कूल के शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ और मद्य निषेध विभाग को शराब माफियाओं और शराबियों के संबंध में सूचना देंगे, जासूसी करेंगे, मुखबिरी करेंगे। इस विभागीय फैसले से लोग कहीं दुश्मनी हो, शिक्षकों में तो गुस्सा है ही, शिक्षकों ने और आम जनता भी है और शनिवार ये सोचने पर मजबूर है कि क्या शिक्षक जासूसी करेंगे, विभाग से इस आदेश को मुखबिरी करेंगे, करने लगे, मुखबिरी करने का कहीं दुश्मनी होगी, बहुत सारी बातें हैं। तो शिक्षकों ने गुस्से का इजहार कर दिया है और शनिवार को शिक्षक इस फैसले के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया है। विभाग से इस आदेश को निरस्त करने की मांग भी करने लगे हैं। यदि सरकार ने यह आदेश वापस नहीं दिया तो शिक्षकों को कहना है कि उग्र जासूसी करने के लिए आंदोलन शुरू होगा। लोगों के अरे भाई, शिक्षकों की बहाली जानलेवा भी शिक्षा देने के लिए हुई है। वह लोगों को शिक्षक सरकार शिक्षित करने के लिए बने हैं, ना कि जासूसी करने के लिए और वो पूरी करने के लिए। वहाँ जाना पड़ेगा। एक शिक्षक ने बड़े यह उन लोगों के लिए ठीक है, हम लोग जाएंगे और पता भी नहीं बताएंगे, जानलेवा भी साबित हो सकता है। एप्लीकेशन मुझे गुप्त सूचना देनी है, मैं गुप्त सूचना दे दूंगा। सरकार शिक्षकों को पाठशाला में बैठाने की जगह मधुशाला में बैठाना चाहती है, यानी वहाँ जाना पड़ेगा। एक शिक्षक ने बड़े मजाक से कहा कि ठीक है, हम लोग जाएंगे और पता भी नहीं बताएंगे कहाँ गए हैं, हम एप्लीकेशन मुझे गुप्त सूचना देनी है, मैं गुप्त सूचना दे दूंगा। तो ये कहीं न कहीं से ये शिक्षा पर लोगों के एक तो आपका कोरोना काल में स्कूलों की स्थिति क्या है, पढ़ाई की स्थिति क्या है, ये सबसे है। अब सवाल है, जब आप पढ़ा रहे हैं, सरकार का ये फैसला, शराब पीने, ये सारी बातें करने से क्या होगा, लोगों के गले नहीं उतर रहा है शराब पीता है कोई कि अब शराब माफियाओं को खोजने के लिए टीचर गली गली घूमेंगे, बच्चों से पूछेंगे कि बताओ तुम्हारे पापा शराब पीते हैं कि नहीं, कोई आया था शराब पीने। ये सारी बातें करने से क्या होगा,
ये पूछ सकते हैं कि तुम्हारे यहाँ शराब पीता है कोई, तो कोई बोल देगा कि हाँ मेरे बाबूजी पीते हैं, तो या फलाना पीते हैं। तो ये एक हमारे ख्याल से कहीं भी सूचना देने का उनका नाम भी नहीं बा। उसी तरह से उचित गया है निर्णय शिक्षा विभाग का नहीं है, मगर शिक्षा मंत्री ने कहा है कोई टाइम और न कोई बंदिश है, जानबूझकर कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। आप लोग सरकार पहले से आम नागरिकों के लिए हेल्पलाइन आदेश जारी किया है, जिस पर कॉल करके शराबियों के बारे में बताने की उन्हें पूरी आजादी है और गुप्त सूचना देने का उनका नाम भी नहीं बा। उसी तरह से शिक्षकों को कहा गया है कि आप लोग फिर देखें, ये कोई आदेश नहीं है, अधिसूचना या कोई आदेश, और ये शिक्षकों के लिए बाध्य नहीं है, कोई टाइम और न कोई बंदिश है। आप इसे कह रहे हैं, मगर जिस तरह से आप लोग ने ये आदेश जारी किया है, इस आदेश से ये एक अभियान को वो अमली जामा पहना है। मजाक सा लग रहा है लोगों को कि शराब, हाँ, आम नागरिक की तरह कोई भी यह है हेल्पलाइन को बताने के लिए, सरकार को बताने के लिए, इसके लिए बतौर कोई अधिसूचना या कोई आदेश निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर है, बहुत सारी चीजें। देखिए, सबसे बड़ा है कि शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री बहुत चिंतित है और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस और अगर उनको अभियान को वो अमली जामा पहना है। आवश्यकता हो तो वो बार बार मैंने कहा कि शराब पूरा माफियाओं के लिए या अवैध शराब के लिए मद निषेध विभाग, उत्पाद विभाग जो आपका ये है, वो सक्षम है। उसके पास पुलिस की सेवा है, उसके पास इंस्पेक्टर है, बहुत सारी चीजें। ये काम सीधे सीधे उनके मत्थे देना चाहिए और पुलिस को दूसरे लाइन में भी, दूसरे क्राइम में भी लगाना चाहिए। और अगर उनको पुलिस की आवश्यकता हो तो वो पुलिस की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। पूरा पुलिस महकमा शराब खोजने में लगा है आज की तारीख का जो मामला है वो, ये मैं नहीं कहता हूँ कि और काम नहीं हो रहा। शराब के महकमे में घुसा है, कहाँ है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही। शिक्षक हैं, जान पहचान के लोग, बक्सर में हुआ 5-6 लोग की मौत हुई। निकल जाएंगे, उसके पहले नहीं मिला, हम घर में रहेंगे। अब मुझे याद नहीं, नवादा, तो अगर इस तरह के आदेश हुए तो नालंदा में भी हुआ। इससे 2-3 घटनाएं लगातार हो गई। और अब कोरोना के बाद जब स्कूल खुलने वाला है, कहीं न कहीं से ये शिक्षकों का जो मामला है वो बहुत सिंसियरली हास्यास्पद लगता है। और लोग, अभी एक चर्चा का विषय है, शिक्षक, हमारे भी बहुत शिक्षक हैं जान पहचान के, लोग कहते हैं क्या ठीक है हम लोग निकल जाएंगे, अपना घूमेंगे, बता देंगे कि खोजे आज नहीं मिला, उनका हम घर में रहेंगे। वो तो अगर इस तरह के आदेश हुए तो पठन पाठन में बाधा आएगी। और अब कोरोना के बाद जब स्कूल खुलने वाला है फरवरी में, तो शिक्षकों को भी चाहिए कि वो बहुत ही तन्मयता से, बहुत सिंसियरली बच्चों को पढ़ाएं। उनका जो लॉस हुआ है उसको वो भरपाई करें, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से, वर्क फ्रॉम हो चाहे ऑनलाइन शिक्षा, इससे लड़के उब गए हैं। उनका विकास जो है वो अभी कुछ नहीं बोलूंगा, इतना ही मैं आज बताऊंगा, इससे ज्यादा रुक सा गया है, थम सा गया है। तो मेरा ये कहना है कि मैंने आपको अभी इतनी खबरें बताई, जनता दल यूनाइटेड में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, आगे क्या होगा नहीं कह सकते। उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया विधान परिषद को लेके किस तरह गोलबंदी हुई, विधान परिषद को लेके मांझी, साहनी और चिराग आउट, इधर कांग्रेस आउट। तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, इतने ही मैं आज